हाय एवरीवन, आज बच्चों हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये है स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस पे एक ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है AKTU के एग्ज़ाम में। और याद रखिए कि अगर आप इसको देख रहे हैं ना, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये टेबल की ये टेबल जनरली शायद मैंने किसी ऑनलाइन वेबसाइट से उठाया है, वहाँ पे आप ढूंढ के इसको आराम से इसकी पिक ले सकते हैं या इसकी पिक लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल जो मैंने बनाया है, यहाँ पे पहले ये एग्ज़ाम में लिखना होता है। अब हम लोग समझते हैं एक एक का कि हर एक चीज़ का मतलब क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले ये स्टोरेज क्लास होती क्या है? स्टोरेज क्लासेस बेसिकली वेरिएबल्स को कैटेगराइज करती हैं। कैसे कैटेगराइज करती हैं? जैसे ऑटो टाइप वेरिएबल, एक्सटर्न टाइप वेरिएबल, स्टैटिक टाइप वेरिएबल, इंटीजर रजिस्टर टाइप वेरिएबल। अब ऑटो टाइप वेरिएबल का मतलब क्या है? शायद आपने कभी ध्यान दिया है या नहीं दिया है। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं ना, int num, ठीक है। तो अगर हम int num लिखते हैं, लेकिन हमारा कंपाइलर उसको कैसे समझता है? हमारा कंपाइलर समझता है ऑटो int num। इसका मतलब भले हम लिखते हैं int num, लेकिन हमारा कंपाइलर उसके आगे ऑटोमेटिक अपने आप से जोड़ देता है, ठीक है। हम भले उसमें जोड़े चाहे ना जोड़े, ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। अच्छा भाई, इस ऑटो जुड़ने से होगा क्या? तो ऑटो जुड़ने से होता क्या है कि एक तो जो वेरिएबल आप बनाते हैं, ये वेरिएबल जाकर के रैम में बन जाता है। इसलिए यहाँ देखिए लिखा है रैम में बन जाता है। और अपने अंदर यहाँ पर एक गार्बेज वैल्यू होल्ड कर लेता है। गार्बेज वैल्यू का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। स्कोप क्या होता है? विद इन फंक्शन या आउटसाइड फंक्शन, ये थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ऑटो के बाद अगला जो सिंपल मॉडिफायर हुआ है रजिस्टर। रजिस्टर में भी कुछ खास नहीं करना। रजिस्टर करने के लिए सिर्फ आपको लिखना है रजिस्टर int num, बस भाई साहब, हो गया रजिस्टर वेरिएबल। अब इस रजिस्टर लगाने से फ़ायदा क्या हुआ? रजिस्टर लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि वेरिएबल अब रैम में नहीं जा करके कहाँ पे जाएगा? रजिस्टर मेमोरी में जाएगा। अब रजिस्टर मेमोरी में जाने से क्या फ़ायदा होगा? बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो ऑटो के अंदर थी। तो रजिस्टर मेमोरी में जाने से फ़ायदा क्या होगा? रजिस्टर हमारी एक तरह की मेमोरी होती है, जैसे रैम होती है वैसे रजिस्टर होती है, कैश मेमोरी होती है, कई तरह की मेमोरी है। तो ये जो रजिस्टर मेमोरी थोड़ी सी फास्ट स्पीड की होती है, और अगर उसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी एक्सेसिंग फास्ट होती है। लेकिन वो चूँकि साइज़ में काफ़ी छोटी होती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रजिस्टर वेरिएबल प्रिफरेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो बस इससे फ़र्क इतना पड़ेगा कि वो रजिस्टर मेमोरी में बन जाएगा। बाकी फंक्शनिंग में यूजर लेवल पे कोई फ़र्क आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मेन कहानी फंसती है स्टैटिक वेरिएबल में और एक्सटर्न वेरिएबल में। तो स्टैटिक वेरिएबल में पहली बात है कि ये डिफाइन होता है रैम में। इसकी शुरुआती वैल्यू कितनी होती है? 0। और ये ध्यान देने वाली बात है कि टिल द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम रिटेन वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। ये शायद इस तरह से आपको बात समझ में आएगी नहीं कि इसका स्कोप कितना है। मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि दिए गए नंबर की टेबल आप प्रिंट करिए रिकर्जन की मदद से, ठीक है। रिकर्जन आपने पढ़ लिया होगा अब तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो यहाँ पर आपने एक नंबर लिया, ठीक है, और हमने यूजर से नंबर को मांगा। हमने कहा भाई ऐसा करो, एक नंबर दे दो, ठीक है। इस नंबर की मुझे टेबल प्रिंट करनी है और रिकर्जन की मदद से प्रिंट करनी है। मैंने ये टास्क आपको दिया है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से इसको। अब टेबल फंक्शन के अंदर हमने नंबर को पास कर दिया और कहा भैया टेबल तुम्हारा काम है कि तुम इसकी टेबल को प्रिंट कर दो। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अब यहाँ पर अगर हम टेबल फंक्शन के अंदर हमने डाल दिया है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया वाइड टेबल, और टेबल ने क्या किया? int num को आर्गुमेंट ले लिया, ठीक है। अब टेबल प्रिंट करने में अच्छा मज़ेदार बात है, रिकर्जन आपको याद है ना, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होता है तो उसी को बोलते हैं रिकर्जन। तो हमने क्या कहा? हमने कहा एक वेरिएबल ले लो भाई। आपको टेबल पता ही है कि टेबल का मतलब क्या होता है? नंबर इंटू आई, ये होता है आपका। तो एक वेरिएबल आपने लिया नंबर, ठीक है, सॉरी एक वेरिएबल लिया आपने आई इक्वल टू 1, और हमने कहा कि अगर ऐसा है कि अगर आई छोटा या बराबर है किससे? 10 से, तब क्या करो? पहला काम तो ये कर दो कि आप यहाँ पर %d/t क्या कर दो? प्रिंट कर दो नंबर इंटू आई, ठीक है। फिर यहाँ आई को आपने बढ़ा दिया i++, और टेबल फंक्शन के अंदर आपने नंबर को दोबारा कॉल कर लिया यहाँ पे डाल करके, ठीक है। तो चूंकि ये आपका क्या है? ये आपका एक
फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आप इसी को कॉल कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, रिकर्जन। तो यस इट साउंड्स गुड। अगर हम इसको आपको ट्रेस करके बताएं कि ये कैसे काम कर रहा है, तो आपने टेबल फंक्शन के अंदर क्या दिया, टेबल फंक्शन के अंदर आपने दिया पहले 5, तो एक वेरिएबल है आई जिसकी वैल्यू है कितनी 1, तो प्रिंट हुआ 5 × 1, तो 5 × 1 प्रिंट हुआ, मतलब 5 प्रिंट हुआ। फिर अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई प्लस प्लस कर दिया तो आई की वैल्यू हो गई 2, और टेबल के अंदर फिर से 5 कॉल हुआ। अब इस बार 5 का मल्टीप्लाई किससे हुआ, 2 से, तो 5 × 2 10 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर इसको आप प्रोग्राम को रन कराएं तो आप देखेंगे कि आउटपुट सही नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं सही आएगा, आइए हम लोग इसको देखते हैं। हमने इसे रन कराया, अब देखिए मैं नंबर दे रहा हूँ 5, ये देखिए इनफाइनाइट लूप चल गया। आप देख पा रहे हैं क्या विंडो को मेरी, ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है इस समय। ठीक है, तो इसका मतलब अब जब सब कुछ सही है तो यहाँ पे इनफाइनाइट लूप क्यों चली है, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, टेक्निकली आपने जो लिखा है वो क्या लिखा है, आपने जो फंक्शन लिखा है वो फंक्शन आपने लिखा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने लिखा है वाइड टेबल, और टेबल के अंदर आपने पास कर दिया है एक नंबर, और आपने कहा है कि यदि यहाँ पे आई लिया है, आई की वैल्यू 1 है, और फिर आपने कहा कि यदि आई छोटा या बराबर है 10 के, तो क्या करना है, प्रिंट करना है क्या, printf %d/t कामा नंबर इनटू आई, और यहाँ पे करना है आई प्लस प्लस। ठीक है, तो टेक्निकली हो क्या रहा है कि जब भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जैसे टेबल फंक्शन आपने जब कॉल किया तो टेबल फंक्शन के अंदर 5 आया। ठीक है, अब जब 5 आया तो जो आई की वैल्यू है यहाँ तो 1 है, यहाँ पे ठीक है, तो अब 1 छोटा है क्या 10 से, सही बात है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू है 1, छोटा है 10 से, तो क्या प्रिंट हो गया 5 × 1। और फिर टेबल, अब क्या हुआ, उसके बाद आपने यहाँ पर एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे क्या करना था, टेबल फंक्शन को आपने कॉल किया था, टेबल के अंदर आपने वापस नंबर को पास कर दिया था। ठीक है, तभी तो ये रिकर्जन बना, ये इसके अंदर ये कॉल हुआ तो ये रिकर्जन हो गया आपका। अब क्या हुआ कि ये फंक्शन फिर से अपने आप को कॉल करेगा, तो टेबल फंक्शन के अंदर आपने क्या कर दिया, फिर से 5 पास कर दिया। अब जब फिर से 5 पास किया तो ये वाली लाइन फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये आई जो अभी 2 हुआ था, यहाँ पे आई जो 2 हो गया था, इस लाइन के बाद आई हो गया था 2, ये वापस आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर जब फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर नंबर × 1, मतलब फिर से आई तो 1 है, फिर नंबर × 1 मतलब फिर से 5 प्रिंट हो जाएगा। और फिर 1 को ये क्या करेगा, 1 को ये 2 करेगा, लेकिन फिर से जब ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा तो आई बार बार क्या आई को कर देगा, आई को 1 कर देगा। मतलब जितनी बार भी ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो ये बार बार आई की शुरुआती वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी वजह से ये 5 का मल्टीप्लाई 1 से ही बार बार हो रहा है, और ये कभी 10 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें आउटपुट में क्या हो रहा है कि 5 का मल्टीप्लाई बार बार 1 से ही हो रहा है, और ये पहुँच ही नहीं पा रहा है 10 तक, है ना। तो अब हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, यहाँ पे रोल आता है स्टैटिक का। अगर अब यहाँ पर अगर आप क्या लगा दें, सिंपल लगा दें स्टैटिक, तो आप देखेंगे आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही बन गया। कैसे बन गया, देखिए भाई साहब, आपने इसे रन कराया, आपने नंबर दिया 5, ये देखिए 5 की टेबल आ गई, आपने दिया 6, ठीक है 6 की टेबल आ गई। तो क्या जादू हो गया, स्टैटिक ने क्या कर दिया, अब इस बात को समझिएगा। ठीक है, अगर आपने INT नंबर को, जब आई को 1 से अगर आपने स्टैटिक कर दिया ना, जैसे आपने कहा स्टैटिक, ठीक है, आपने कहा स्टैटिक INT i = 1, तो खास बात ये हो गई कि अब ये स्टैटिक INT i सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा। मतलब पहली बार हुआ आई की वैल्यू 1, जब ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा तब अब ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये इसको सीधा जंप कर जाएगा। तो ये I2 था, तो अगले फंक्शन कॉल के लिए क्या लेके जाएगा, मतलब इसको ऐसे समझिए कि टेबल फंक्शन को जब आपने कॉल किया तो यहाँ तो 5 है, तो इस कॉल के लिए आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और प्रिंट क्या हुआ, रिजल्ट प्रिंट हुआ 5 × 1 मतलब 5 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब जब अगले फंक्शन कॉल करेगा, जब टेबल को वापस कॉल करेगा, तो अब इसके लिए क्या है, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, और 5 × 2 मतलब 10 प्रिंट करेगा। जब ये अगला फंक्शन कॉल करेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, और
5 × 3 15 प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो आपने यहाँ पर किया है, ठीक है, ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा और जितनी बार भी फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब ये फंक्शन आपको पता ही कि इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको ऐसे करके कॉल करेगा, तो हर बार अपडेटेड वैल्यू ये इस फंक्शन के अंदर लेकर के जाएगा, हर बार ये अपडेटेड वैल्यू फंक्शन के अंदर लेके जाएगा। तब ये जैसे ही 10 से कम है तो ये तब तक ये तो फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही 10 से बड़ा होगा तो इससे बाहर निकल जाएगा। तो स्टैटिक इसीलिए अब यहाँ पर अब डेफिनेशन से आप मैच करिए तो अब आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा था। अब देखिए यहाँ पे अब क्या लिखा है, टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम। देखिए लिखा है ना कि टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम रिटेन वैल्यूज बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। जब फंक्शन बार बार कॉल होता है तो पिछली वैल्यू को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक हटा दें तो स्टैटिक हटाने पे बार बार आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन स्टैटिक लगा देने से पहली बार तो ये स्टैटिक लगाते ही ये लाइन एक बार एग्जीक्यूट होगी बस, चाहे जितनी बार फंक्शन कॉल हो जाए। दूसरी बात कि हर फंक्शन कॉल में आई की जो अपडेटेड वैल्यू होगी, मतलब जो प्लस करेगा वो अगली बार में अपडेटेड वैल्यू को लेकर के ये काम करेगा, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले कंसेप्ट को जिसको बोलते हैं एक्सटर्न। ये और परेशान करता है, ठीक है। एक्सटर्न में क्या होता है, देखो एक्सटर्न को तो हम लोग बहुत मल्टीपल तरीके से मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं एक सिंपल तरीके से आपको एक्सटर्न को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक्सटर्न को बताने के लिए एक सिंपल सा वेरिएबल है। जैसे आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया, हमने कहा वाइड एक फंक्शन बनाया सॉल्व नाम से, और हमने कहा कि एक वेरिएबल यहाँ पे बना दिया कि जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बना दिया, मान लो हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया int n यहाँ बना दिया, और यहाँ पे कहा कि n++ और प्रिंट ऑफ %d /n की वैल्यू। तो जब भी कोई लोकल वेरिएबल हम लोग बनाते हैं ना, तो लोकल वेरिएबल क्या करता है, लोकल वेरिएबल बेसिकली 0 लेता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, 0, n एक बढ़ाएगा और एक को प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, सॉल्व फंक्शन को कॉल किया, और तो ये कितना प्रिंट करेगा, सॉल्व फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, ये बढ़ाएगा 1 और ये 1 प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं 1 प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस n को यहाँ से हटा दूँ तो इस n को मैं कहीं और डिक्लेयर कर दूँ, अब कहीं और यहीं पे बात खेल जाती है। जैसे कहीं और का मतलब क्या होता है, कहीं और का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि हम, आपको पता है क्या कि हम अपनी खुद की हेडर फाइल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फाइल के अंदर गए, न्यू के अंदर गए, यहाँ पे आपने सोर्स फाइल बनाई और इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पर, और सेव करने के दौरान क्या हेडर फाइल का ऑप्शन है क्या, हाँ हेडर फाइल का ऑप्शन है .h। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पे नाम दिया माई हेडर, है ना, ये कर दिया मैंने। तो अब देखेंगे कि एक खुद की हेडर फाइल बन जाएगी। जैसे हमने कहा माई हेडर, तो ये देखो एक फाइल बन गई माई हेडर .h, और हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया int n को, ठीक है। और हमने क्या किया कि अब मैं अभी इस प्रोग्राम को करूँगा, जैसे अब मैं अभी इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो ये प्रोग्राम में एरर आने वाली है। क्यों एरर आने वाली है कि n को पहचान नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसा करो भाई कि मेरी उस हेडर फाइल को भी जोड़ दो। तो हैश इंक्लूड क्या किया इसने, मैंने यहाँ पे इसको डबल कोट्स में लिखा जाता है जनरली जब आप अपनी हेडर फाइल बनाते हैं, तो डबल कोट्स के अंदर लिखिए माई हेडर .h, ये आपने कर दिया। अभी भी देखें प्रोग्राम में एरर आने वाली है, ठीक है। नहीं, माई हेडर को करते ही वो क्या हुआ, उसने n को पहचान लिया। लेकिन अब जैसे ये तो चलो माई हेडर के अंदर हमने बता दिया, तो इसने n को यहाँ से उठा लिया, ठीक है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर मान लो हम इसी प्रोग्राम में रहते हैं, अब हेडर के अंदर से मैं n को हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसी प्रोग्राम में अगर मैं रहता तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अब तो हेडर के अंदर है नहीं, ठीक है। हेडर को मैंने किसी पर्पस से बनाया था, अभी वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो अभी एरर आने वाली है प्रोग्राम में, ठीक है, आ गई एरर। अब मैंने इसको नीचे डिक्लेयर कर दिया n को, अभी भी एरर आएगी क्योंकि ऊपर ढूंढ रहा होगा हमारा प्रोग्राम कि ऊपर कहाँ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई साहब एक्सटर्न int n, ठीक है। एक्सटर्न int n का मतलब है कि जो भी n की वैल्यू है वो एक्सटर्नल n को रिफ़र कर रहा है। इसका मतलब कि n की वैल्यू आपके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं डिफाइंड है, उसी को ले लो। तो भले ऊपर नहीं है लेकिन कहाँ पे है, नीचे है। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे आपका प्रोग्राम अब चल गया आपका,
ठीक है। तो ये बेसिकली इसको क्या बोला जाता है कि जब हम एक्सटर्न INTN करते हैं तो हम रिफ़र करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स को। अब अगर हम रिफ़र नहीं करते तो ये ऊपर डिफाइन किए होते, जैसे हमने यहाँ पे INTN किया था तो प्रोग्राम चल रहा था, नीचे कर देने पे कंपाइलर को नहीं मिल रहा है, इसलिए कंपाइलर एरर दे रहा है। तो हम ये बता रहे हैं कंपाइलर को कि वो हमारा जो n है वो एक्सटर्नल n है, मतलब वो कहीं ना कहीं n आपका डिफाइंड है, उसको चाहे नीचे डिफाइन हो चाहे ऊपर डिफाइन हो, उसको क्या कर लो, एक्सेस कर लो। और यहाँ पर बहुत माइन्यूट सा एक डिफरेंस होता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी वेरिएबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्न चाहे आप जितनी बार लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारा n नाम का वेरिएबल है प्रोग्राम में कहीं पर, ठीक है, वो ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करने का मतलब n के लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है, उसकी कोई गार्बेज वैल्यू सेट हो रही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल का काम होता है किसी भी एक्सटर्नल वेरिएबल को रिफ़र करना, चाहे वो आप अलग हेडर फाइल से कर सकते हैं, चाहे वो आप कहीं नीचे से या ऊपर से जहाँ भी प्रोग्राम के अंदर से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।